नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद अब सबसे बड़ा मुद्दा केंद्र में सरकार के गठन का है। कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वीं लोकसभा भंग कर दी है। अब नई लोकसभा की गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की बात की जाए तो भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बहुमत से अधिक सीटें हासिल कर ली हैं और सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में एनडीए के घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। इस संबंध में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। 8 जून को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये तीसरा मौका है जब भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला है। इस जनादेश के क्या मायने हैं, सरकार बनाने को लेकर जो तैयारी और रणनीति बन रही है उसका क्या संकेत है, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो चीफ आशुतोष झा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। और साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी से। संजय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत संजय जी मैं आपसे करूंगा। एनडीए को बहुमत से अधिक सीटें मिल गई हैं। जाहिर सी बात है सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आप कैसे देखते हैं आज जो दिन भर घटनाक्रम हुआ है? बैठक में चंद्रबाबू नायडू जो टीटीपी के प्रमुख हैं वो भी मौजूद थे और जेडीयू के प्रमुख बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मौजूद थे। आप कैसे देखते हैं आगे की तैयारियों को, क्या रणनीति है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की बैठक ने जो जनादेश था जनता का कि ये एनडीए को मेजॉरिटी जनता ने दी कि एनडीए सरकार चलाए, बीजेपी लेड, और जो प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व में जो गठन था एनडीए का, जो 2 नए एलआई आए थे, मतलब जो सबसे लेट आप एलआई कह लीजिए, वो नीतीश कुमार जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री, और चंद्रबाबू नायडू जो अब मुख्यमंत्री होंगे आंध्र प्रदेश के, और वो इन सबको मिलाकर के और बाकी जो दल थे आपको पूर्ण बहुमत है। आज की बैठक से और वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुआ उससे बाकी चीज़ें जो तय हुई, आगे की रूपरेखा, वो तो हुई। लेकिन कल से बहुत सारे लोग अपने अटकल मतलब बैठ करके उन्होंने शुरू कर दिया था, क्या वो उधर जाएंगे, क्या नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू राजी होंगे। तो ये सब जिनका कोई तथ्य आधार नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए इस तरह की अटकलें इस समय में चलती हैं। जो आज का उनका प्रस्ताव है, या उसको कह लीजिए कि प्रस्ताव, या जो उन्होंने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन, उसका काफ़ी स्ट्रांग वो है कि इनके मोदी के नेतृत्व में हम जीते और उनके नेतृत्व में तीसरी बार हम आगे बढ़ेंगे जी। तो पहली चीज़ वो सेटल हो जाती है। उसके साथ कौन लोग आए थे वो सारा भी है। और उसके बाद की जो प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति जी के सामने वो दावा पेश करना, और वो 7 तारीख को एनडीए सांसदों की बैठक, और आपने बताया कि 8 को वो संभावित है शपथ ग्रहण। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें 2 चीज़ है कि जनता के मन में एक विश्वास जो इमीडिएटली आज हो गया कि जो लोग भी चुन करके आए हैं, और जो प्रीपोल एलआई होते हैं मैंडेट उसके हिसाब से वो माना जाता है, या एक पार्टी को या एक समूह को। बीजेपी पहले भी जब पूर्ण बहुमत में भी थी तब भी उन्होंने अपने एलाइज को सरकार में साथ लिया था, अभी भी साथ लेंगे। तो ये एक जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया आज पूरी हो गई और सब लोग मिल बैठ करके किए। तो एक और भी क्या होता है कि सारे जो एलाइज आए उनको सहभागिता का भाव अभी से वो होने लगा कि कल हम जीत करके आए, आज आए, एक प्रक्रिया में हमने भाग लिया। तो एक जो कामराडरी होती है एक कोalition की, एक अलायंस की, वो प्रक्रिया आज शुरू हो गई और बाकी आने वाले समय में वो अंजाम तक पहुंचेगी जब वो तीसरी बार मोदी शपथ लेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड वो पूरा करेंगे। जी बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। आशुतोष जी, आप कैसे देखते हैं गठबंधन सरकार के लिहाज से जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत से अधिक सीटें हासिल की हैं। आप कैसे देखते हैं जो गठबंधन की सरकार की तैयारियां चल रही हैं? क्या है आगे की रणनीति, क्या है इसका संकेत? नहीं, देखिए, ये अभी संजय जी ने बहुत सही बात कही कि जब से ये चुनाव नतीजा आया तो एक अलग दिशा में चर्चा चल रही है,
क्योंकि भाई देखिए, ये दो गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। यहाँ भाजपा ने शुरू से एक बात थी कि एक तरफ राजग है, एक तरफ INDIA है। एक राजग गठबंधन को बहुमत मिला जी, उसकी व्याख्या देखिए, पॉलिटिकली व्याख्या बहुत तरीके से की जा सकती है, वो है। लेकिन आपने चूंकि गठबंधन सरकार की बात की, तो गठबंधन सरकार 2014 से चल रही है जी। अगर हम थोड़ा इसको ज़्यादा विस्तार में करेंगे तो यही है कि भाई इस बार के गठबंधन में अलग क्या है। तो इस बार के गठबंधन में अलग ये है कि जो मुख्य पार्टी है वो बहुमत से थोड़ा पीछे है, लेकिन गठबंधन बहुमत में जी। तो गठबंधन सरकारें पहले भी चलती रही, मोदी ही उसका नेतृत्व करते रहे। इस बार फिर से मोदी नेतृत्व कर रहे हैं और पूरा विश्वास जीत कर। ये जो संजय जी ने बात कही कि आज की, बल्कि वो फोटो भी जो आपने अभी दिखाई कि जिस तरीके से बैठ के चर्चा हो रही है और उसमें NDA लीडर्स की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से, उनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि भाई हमारा आप पे भरोसा है। ये कल से ही इस तरीके के बयान जदयू की ओर से भी आ रहे थे कि ये कंटिन्यूटी की सरकार है। ये जो एक थ्योरी चल रही थी ना कि ये यहाँ टूट रहा है, वो वहाँ टूट रहा है, वो नहीं। उनकी ओर से साफ किया गया कि हम राजग के साथ हैं, हम मोदी के साथ हैं। हम मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आज NDA के नेता के रूप में उनको चुन लिया गया वहाँ पर एक तरीके से कि आप ही हैं हमारे नेता। फिर एक बैठक होगी और जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। ये कंटिन्यूटी जो है गवर्नमेंट की, जो बार बार लगातार होती है कि विकास के लिए क्या ज़रूरत है, सरकार में स्थिरता हो और सरकार चले। ये आंकड़ा जो आया है, थोड़ा बहुत नंबर का हेरफेर हो सकता है, लेकिन स्थायी सरकार के लिए पर्याप्त है। तो ये शुभ संकेत है। जी संजय जी, गठबंधन राजनीति की हम बात कर रहे हैं, गठबंधन सरकार की हम बात कर रहे हैं। अगर बात मैं 2014, 2019 और अब 2024 की बात करूं, लगातार एक ऐसा दल भारतीय जनता पार्टी जिसके नेतृत्व में ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार देश में शासन कर रहा है। गठबंधन राजनीति के लिहाज से भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार देश में गठबंधन बने हैं, कई दलों ने कोशिश की है, कई बार आरोप लगता है कि कुछ लोग सत्ता के लिए गठबंधन सिर्फ करते हैं। आप कैसे देखते हैं जो गठबंधन की राजनीति अब तक होती रही है? देखिए, वाजपेयी सरकार में गठबंधन की राजनीति हुई थी। उसके पहले जो कोलिशन बने थे वो कोई सस्टेनेबल कोलिशन नहीं था। उसका एक कारण था कि एक जो मूल पार्टी होती है किसी भी गठबंधन में, सेंट्रल पोल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो सरकार चली, एक वोट से एक बार गिर गई थी, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद फिर आए, फिर वो 5 साल चले, थोड़ा चुनाव अर्ली हुआ। अभी की सरकार एक गठबंधन सरकार ही थी। लोग कहते हैं कि लार्जली बीजेपी गवर्नमेंट, बट गठबंधन की सरकार थी। 282 नरेंद्र मोदी लेकर के आए थे, 303 लेकर के आए। खूबी मोदी की ये है, बाकी कोई, कि उन्होंने देश की जो आकांक्षाएं हैं लोगों की जी, उसको उन्होंने मतलब सपने देखने के लिए प्रेरित किया और सपने साकार होने के लिए रास्ते बनाए कि आप सपने देखिए, सपने साकार होने के लिए रास्ते बनाए। तीसरी बार जीत करके आना, और जो उनका मत प्रतिशत है वो भी खासा बड़ा है। और जिन एरियाज में नहीं गए थे, जैसे केरल में मतलब एक सीट बीजेपी ने पहली बार जीत ली, तेलंगाना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, उड़ीसा में अपनी सरकार बीजेपी की पहली बार वहाँ बन रही है, अपने बहुमत से वहाँ पे बन रही है। तो ये जो फैलाव और विस्तार है, लेकिन इसके साथ ही 2014 में हो या 2019 में हो, एक चीज़ मोदी समझते हैं कि जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो कई सारे आपके अलाइज हैं जो रीजनल एस्पिरेशन हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी खास करके एस्पिरेशन हो सकते हैं। उनके एस्पिरेशन को भी, चूंकि हम बहुमत में हैं, हमें छोड़ना नहीं चाहिए जी। तो इसलिए उनको सरकार में भी शामिल किया गया, संगठन की दृष्टि से शामिल किया गया। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए अलग वो प्रभार बनाया गया कि उसको देख सके, वहाँ तमाम मंत्रीगण जाते रहे। तो ये जो एक एसिमिलेट करने की का जो भाव है, और किसी भी योजना में किसी भी तरह का मतलब फेयर और ट्रांसपेरेंट योजना थी, किसी के साथ कोई ऊपर नीच की बात नहीं की गई। ये लेकर के जब आते हैं कल के बाद, बहुत सारा लोग मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब उनका पहले भी एक पूर्वाग्रह इस सरकार के साथ रहा है, काफ़ी निगेटिव कमेंट्री होती रही है। वहाँ एक बात निकल करके आ रही, मैं उस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी उस पर रहनी चाहिए कि मोदी 10 साल मतलब अपने पूर्ण बहुमत से काम किए हैं, तो इस बार कैसे मतलब उनका, चूंकि पूर्ण बहुमत स्वयं का बीजेपी का नहीं है। एक चीज़ लोगों को समझना चाहिए कि उन्होंने नेतृत्व जो किया है वो NDA सरकार का पिछले बार भी किया, उसके पहले भी किया।
और दूसरा चीज़ है वो संगठन के व्यक्ति जी। हैं मूल रूप से, तो संगठन को बहुत अच्छा समझते हैं, जिसमें कि आप सब तरह के संगठन में जब आप होते हैं तो हर तरह की वॉइसेस को सुनते हैं और उनके साथ काम करने की क्षमता आप रखते हैं और उसमें से फिर आगे निष्कर्ष लेकर के जाने की क्षमता रखते हैं। तो बीजेपी जो सेंट्रल पोल है उसकी जो देखिएगा वजूद अभी भी आज मतलब जो नतीजे आए हैं, पूरा जो इंडिया अलायंस है उसको मिला करके बीजेपी की संख्या उससे ज़्यादा है। तो आप सारे देश में कह रहे थे कि हमारा सर्व समाहित है, हम साथ में लड़े, और खूबी की बात यह है कि जहां आपस में विरोध में भी लड़े हैं एक दूसरे के, जैसे केरला में, जैसे बंगाल में, उसको भी उसी में गिन रहे हैं और सबके वोट शेयर मिला करके अपना वोट शेयर बता रहे हैं। जहां आमने सामने लड़े तो वहां तो 80% भाई आपने ऐसे ही पूरे स्टेट का वोट ले लिया ना कि बीजेपी को छोड़ दो और बाकी जितने भी वोट हैं वो हमारे वोट हैं। तो मत प्रतिशत आप उस तरह से देख लें, जो एक फेलेसियस चीज़ है, बहुत सारे जगह वो चल रहा है। तो एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप उस तरह से देखते हैं, और एक मोदी उनकी एक खासियत है कि वो समय के साथ काफ़ी डायनामिक चीज़ों को अडॉप्ट करते जाते हैं, सिचुएशंस को अडॉप्ट करते हैं, उनको रीड करते हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो बैठक हुई उसमें देखिए कितना स्मूथली आकर के डे 1 पे सभी लोग आए, ये प्रक्रिया पूरी हो गई। तो इसलिए आने वाले समय में जो रूपरेखा होगी, मुझे लगता है कि ये सरकार उस चीज़ को, जो भी कंटिन्यूटी की बात जो आशुतोष अभी कर रहे थे, वो कंटिन्यूटी तो होगी, जो जहाँ रिफॉर्म्स की बात है वो भी होगी। ये है कि घटक दल को आप साथ में लेकर के जब चलते हैं तो उनके साथ आपकी बातचीत की एक प्रक्रिया वो रहेगी। नीतीश कुमार के साथ काफ़ी लंबा काम कर चुके हैं जी। मोदी भी, एक व्यक्तिगत रिश्ता भी है। चंद्रबाबू नायडू हिस्सा रहे हैं, मतलब हम बाला योगी सभागार जहाँ बैठे हैं वहीं पे तो है, तो उनके सम्मान में है। जो टीडीपी के वो बनाए हुए के द्वारा नाम प्रस्तावित किए गए वो सभापति थे इसी संसद के। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि वो कोऑर्डिनेशन अच्छा चलेगा 5 साल। जी आशुतोष जी, अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं, दक्षिण भारत के जिस तरह से परिणाम उभर के सामने आए हैं, बात अगर कर्नाटक की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उस राज्य में भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। जेडीएस साथ में थी भारतीय जनता पार्टी के। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। तमिलनाडु में भले कोई सीट नहीं मिली, लेकिन मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा। केरल में बीजेपी का खाता खोला है। तेलंगाना में सीटें बढ़ी हैं। दक्षिण भारत की जो सियासत है उसमें बीजेपी की सफलता को आप कैसे देखते हैं? और खासतौर से जो घटक दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने मोर्चाबंदी की, एक गठबंधन अपना बनाया दक्षिण भारत में, आप इसकी सफलता को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बात हो रही थी ना कि गठबंधन की सरकार मोदी कैसे चलाएंगे, जो बात इन्होंने कही वो तो है, लेकिन इसकी शुरुआत आप इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू हुआ तब से देखना शुरू किए कि क्योंकि गठबंधन की सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन वो होता क्या था कि आप सरकार तो यहाँ चला रहे हैं लेकिन बाकी जगह बिल्कुल अलग थलग काम कर रहा है। यहाँ क्या है, चुनाव लड़ने से लेकर के चुनाव जीतने के रिजल्ट आने तक और अब सरकार गठन तक एक साथ। बिहार की मैं शुरुआत कर देता हूँ एक बार बाद, फिर मैं साउथ में आऊँगा। बिहार में ये गए, जब चुनाव अभियान शुरू हुआ तो इनका पहला चुनावी कार्यक्रम जो था वो शायद जमुई में था। संजय जी, सही बात। जमुई कौन सी सीट है बिहार में? जमुई वो सीट है जहाँ से चिराग पासवान का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। शुरुआत वहाँ से की उन्होंने, और वहाँ पर केवल खुद नहीं गए, वहाँ पर नीतीश कुमार को भी लाए, खुद भी गए। यानी जो एकजुटता होती है गठबंधन दलों की वो वहाँ से शुरू था। चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से जब शुरू हुआ और अब चुनाव गठबंधन तक और गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक वो चीज़ें साथ दिखेंगे। रही बात साउथ के, तो ठीक है, देखिए कर्नाटक की आपने बात की। कर्नाटक में किस परिस्थिति में ये गठबंधन बना वो दूसरा है, वो दूसरा मुद्दा है कि जेडीएस को ये समझ में आ गया था कि कांग्रेस जो है सो किस तरीके से क्षेत्रीय दलों का हिस्सा खाती है। ये जेडीएस को समझ, ये दूसरे दलों को भी पहले भी समझ में आ चुका था। हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से इन क्षेत्रीय दलों को इन चीज़ों का एहसास होगा। खैर, जो भी है, एक गठबंधन बना। वहाँ जहाँ से कुमारस्वामी लड़ रहे थे वहाँ भी प्रधानमंत्री गए, अभियान किया। वहाँ साउथ में, ये तमिलनाडु की आपने बात की, तमिलनाडु में भी कुछ छोटे छोटे, नवरत्न का नाम दिया गया था, छोटे छोटे 9 दल, उनको साथ में लिया गया था।
जी। और उनके साथ एक गठबंधन बना करके चुनावी मैदान में उतरी थी। सफलता नहीं मिली, कोई खाता नहीं खुला भाजपा का, वो सच है। लेकिन वो देखिए, भाजपा की कार्यप्रणाली ही यही है, कार्यप्रणाली यही है कि वो 10 साल 15 साल पहले मेहनत करती है। आज उड़ीसा में आप जो प्रभाव देख रहे हैं भाजपा का, वो कोई 4 महीने 6 महीने और 2 साल का भी नहीं है। वहाँ वर्षों से भाजपा लगी हुई थी। वो प्रयास धीरे 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 केरल में रंग ला चुका है कि एक खाता खुला हो सकता है तो दूसरा भी खुल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं कुछ रहा। तमिलनाडु में लेकिन इन लोगों ने बढ़ाया। तेलंगाना में आप देख लीजिए, तेलंगाना में तो डबल ग्रोथ है, 4 से सीधे 8 हो रहे हैं। ये जो तेलंगाना का प्रयोग है, वही प्रयोग अब साउथ के दूसरे राज्यों में हो रहा है, और वो आने वाले दिनों में बाद में दिखेगा। कर्नाटक जरूर क्या है कि भाजपा का गढ़ रहा है, एक दक्षिण में भाजपा का मजबूत गढ़ है कर्नाटक जी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, आज के दिन सरकार, वहाँ सरकार ही नहीं है, वहाँ धन बल से मजबूत सरकार है और पार्टी है, तो उसका थोड़ा असर तो है, जिसके कारण वहाँ भाजपा का थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया। लेकिन साउथ में भाजपा अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रही है। इसे आप झूठला नहीं, आप साउथ के कैंपेन, तमिलनाडु में जैसे स्टेट में डीएमके जैसी मजबूत पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, द्रविडियन पॉलिटिक्स की मजबूत पार्टी है, वो सहमी हुई थी जब भाजपा का कैंपेन वहाँ शुरू चल रहा था। और तो ये एक असर है जो आने वाले दिनों में मुझे लगता है दिखेगा। जी संजय जी, अगर मैं चंद्रबाबू नायडू जी की बात करूं, तेलुगु देशम पार्टी की बात करूं, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार हो, उसमें भी तेलुगु देशम की भागीदारी रही और अच्छे संबंध बीजेपी और तेलुगु देशम के चले। और अब तेलुगु देशम की जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी हुई है और बीजेपी के साथ उन्होंने मिलकर आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा और अच्छी जीत विधानसभा में चुनावों में भी हासिल की और लोकसभा चुनावों में भी हासिल की है। इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने वाजपेयी सरकार को भी करीब से देखा, उस गठबंधन राजनीति को भी देखा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलुगु देशम के साथ जो राजनीतिक संबंध भाजपा के रहे हैं उसको भी आप करीब से देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस रिश्ते को? देखिए, जब संबंध पुराने होते हैं और बीच में किसी कारण से कोई खटास आ जाता है, या हर पार्टी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, व्यक्ति विशेष की भी होती है, तो दूरियां हो जाती हैं। लेकिन कई बार पुराने दोस्त मिलते हैं ना, कुछ दिन अलग हो जाते हैं और फिर जब मिलते हैं तो सारा मवाद एक साथ धुल के निकल जाता है और फिर गलबहियाँ वाली बातें होने लगती हैं। तो तेलुगु देशम पार्टी के साथ ऐसा ही कुछ है। आप कॉम्बिनेशन देखिए, पवन कल्याण सबसे, मतलब उसके प्रमुख घटक, सबसे बड़े घटक मतलब टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण बीच में एक सूत्रधार और एक बीजेपी। पार्लियामेंट स्वीप किया, असेंबली तो पता नहीं, मतलब नंबर वो 80% 90% का स्ट्राइक रेट इन लोगों का है। तो वो जब स्ट्राइक रेट होता है, और चंद्रबाबू नायडू बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है। जब एनडीए सरकार के साथ थे तो उस समय वो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, एक स्पीकर उनका था, और जितनी योजनाएं आंध्र प्रदेश गई होंगी, वो साइबराबाद कहना और वो हैदराबाद के साथ वो जिस तरह से वो डेवलप किया गया, कई बार आप अच्छा काम भी करते हैं, कई बार लोगों को वो चीज़ किसी कारण से नागवार गुजरता है, कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट फेल कर जाता है, वो एक्सपेरिमेंट फेल करने के कारण मतलब वहाँ चुनाव उन्होंने साथ उस समय करवाए, वो एक्सपेरिमेंट फेल कर जाने के बाद कई बार दिल में दर्द हो जाता है। लेकिन ये सब रियल टाइम पॉलिटिशियन हैं जो जनता की नब्ज को समझते हैं, वहाँ समझते हैं। तो जो चीज़ आशुतोष जिस चीज़ का रेफरेंस दे रहे थे कि चुनाव के पहले की कैंपेन के दौरान जो रनअप टू कैंपेन होता है, उस दौरान से ये साथ शुरू हो जाता है। ये सिर्फ वो नहीं कि दोनों मंच पे गए और वहाँ से पूरी स्ट्रैटेजी साथ में, जैसा कई जगह हमने मतलब दूसरे गठबंधन में देखा है कि गए किसी तरह का वो नहीं है, लेकिन वो चालू हो गए। तो यहाँ तीनों लोग मिलकर के कैंपेन, कई जगह जिस समय भी मोदी वहाँ जाते थे तो सभी जगह साथ उस तरह का कैंपेन हुआ। लॉन्गर रन में चंद्रबाबू नायडू को केंद्र का भी काफ़ी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ कई तरह की इश्यूज़ हैं, परिस्थितियाँ हैं, और उसमें जब उनके वहाँ के सांसद हैं, सहभागिता, मतलब यहाँ लोग ये चाहेंगे कि पिछली बार बाहर थे, इस बार अंदर रहें, क्योंकि अंदर रहने से सरकार का स्थायित्व ज़्यादा बढ़ता है, उनकी भागीदारी भी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कई चीज़ें वो होती हैं। और साथ में आंध्र प्रदेश के लिए भी वो एक अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ जो डबल इंजन सरकार की बात वहाँ पे होती है। तो मेरे ख्याल में चंद्रबाबू नायडू का आना, वो जो घर वापसी है,
वो सबके लिए अच्छा है। आज भी देखिए चंद्रबाबू नायडू उनके प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठे हैं, उनके बगल में नीतीश कुमार बैठे हैं, और जितने शॉट्स मतलब रिलीज किए गए हैं या जो हम लोगों ने देखा है उसमें मतलब गंभीर बातों के पहले वो जो होता है आपस का दिल की बातें, वो उस तरह की बातें हो रही थी। तो ये देख करके एक अच्छा वो मैसेज जाता है देश को। जी, इसी प्रकार का बिहार की मैं बात करूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ जो भाजपा का रिश्ता रहा है, खासा पुराना गठबंधन का रिश्ता रहा है। अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की बात करूं, उसका हिस्सा भी सरकार का नीतीश कुमार जी थे, और अब लंबे समय से एनडीए सरकार का वो हिस्सा रहे हैं। आप नीतीश कुमार जी के और भाजपा के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बिहार में सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं और अब दिल्ली की बारी। नहीं, देखिए क्या है कि पॉलिटिक्स में कई चीज़ें परिस्थिति जन्य होती हैं। जी, ये जो सवाल खड़े होते हैं कि क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के सबसे पुराने घटक दलों में शामिल हैं, अकाली दल, जदयू, इस तरीके के दल थे, लेकिन कुछ कारणों से बीच में जो चीज़ें उलझी बिहार में ख़ास तौर से, उसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि नीतीश कुमार भी प्रोग्रेसिव सोच वाले व्यक्ति हैं। वही प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं जिस तरीके से मोदी रखते हैं कि हमें ले जाना है। आप देखिए नीतीश कुमार का जो बीजेपी के साथ गठबंधन था, बिहार में सरकार चली पहला 5 साल, और उसके बाद फिर आगे बिहार सचमुच में एक ऐसी दिशा में तेज़ी से बढ़ा था जहाँ की बात ये होने लगी थी, भाई गर्व से कहो हम बिहारी हैं। ये नारा वहाँ चला था कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। उसके बाद कुछ परिस्थिति जन्य कारण बने जिसके कारण कि वो एक तरफ से दूसरे पाले में गए, आरजेडी के साथ गए, चीज़ें वहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ानी शुरू हुई थी। फिर कुछ दिनों के बाद नीतीश जी को ये एहसास हुआ कि उनको जिस चीज़ के लिए चुना गया था, बिहार की जनता जिस चीज़ के लिए बार बार उनको भेज रही है, वो ये नहीं है, वो विकास है। एक एहसास हुआ और फिर से दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बना, फिर से साथ में आए। फिर कुछ पर देखिए, राजनीति में ये कोई बहुत अनहोनी चीज़ नहीं है, होती है ऐसी चीज़ें जी होती है। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त आपस में झगड़ते हैं, बाद में फिर साथ हो जाता है। वो वही वाला एक रिश्ता है। और नीतीश कुमार जी तो आप देखिए पिछले दिनों में बिहार कैंपेन के समय से पहले से लगातार ये भरोसा दे भी रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी बोल रहे हैं, मीडिया के सामने भी बोल रहे हैं वो कि मैं अब आ गया हूँ जी, आ गया हूँ, अब यहीं हूँ। दूसरी बात, एक बहुत पुरानी चाह है नीतीश जी के मन में कि वो अपने शासनकाल में ही बिहार को एक स्थान कहीं दिला पाएँ। ये डबल इंजन सरकार और ये आज की जो स्थिति है उनमें बहुत अच्छा मुफीद समय है उनके लिए। मोदी भी चाहते हैं कि बिहार का एक, क्योंकि देखिए बिहार की पॉलिटिक्स ऐसी है कि अब उड़ीसा जैसे स्टेट में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। बिहार में बहुत मजबूत संगठन होने के बाद कभी भी तो मोदी भी चाहेंगे कि धीरे धीरे वहाँ स्थितियाँ और अच्छी हों। दोनों संगठन में हैं, भाजपा का संगठन और मजबूत हो, जदयू है, जदयू के साथ रिश्ते और अच्छे हों, धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ें। तो एक जो बोलते हैं कि वो मिल चुका है, तार, आपसी तार मिल चुका है। और इसका इस बार जो सरकार गठन हो रहा है, मुझे लगता है इसका देश को जो फ़ायदा होगा, बिहार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी, गठबंधन राजनीति में संजय जी एक बहुत बड़ा शब्द होता है विश्वास का, भरोसे का, साथ का। अगर मैं इन 3 शब्दों की बात करूं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की मैं बात करूं, गठबंधन पॉलिटिक्स बीजेपी की जो रही है, दूसरे दलों ने भी कोशिश की, कर रहे हैं, आप ये जो 3 शब्द हैं विश्वास का, साथ का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि राजनीति में, सरकार में एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होता है, विश्वास और साथ बड़ी चीज होता है। आप कैसे देखते हैं इसको? 2 पहलू हैं। एक तो पहलू आपने कहा विश्वास का, साथ का, और दूसरा है मजबूरी का गठबंधन। और उसके साथ एक यूपीए शासनकाल में एक बात निकल करके आई थी, कंपल्सन्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, जिसमें कि आपके कंपल्सन है, आपके ऊपर प्रेशर है, तो आपने ये काम कर दिया और उसके तरफ फिर नज़र घुमा करके नहीं देखा। ये वाली जो बात है कि जिसमें आप एक प्रामाणिक तौर पे आप एक गठबंधन के साथ आते हैं जहां आपका किसी तरह का
किसी आइडियोलॉजिकल लेवल पे यह मिलन है या गवर्नेंस के लेवल पे मिलन है, या किन्हीं कारणों से आपको लगता है कि एक ये सक्षम नेतृत्व है। और वो गठबंधन तभी चलता है जब गठबंधन का जो सेंट्रल पोल है उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो आपको वोट के टर्म्स में, गवर्नेंस के टर्म्स में, पॉलिसीज़ के टर्म्स में, बाकी टर्म्स में वो आपको मदद कर पाए। आप भी उनको वो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है, लेकिन सेंट्रल पोल को ज़्यादा मदद पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। और उन साथ में मतलब जो रीजनल अलाई हैं या बाकी अलाइज हैं उनसे वो भी मदद लेते हैं, दोनों एक दूसरे से शक्ति लेते हैं। आपने जो बात कही विश्वास का और साथ का, तो विश्वास तो तब पैदा होता है जब आप मजबूत स्थिति में किसी को हाथ आगे बढ़ाते हैं जी, राइट। तो विश्वास वहाँ पैदा होता है। कमज़ोर स्थिति में जब आप हाथ बढ़ाते हैं तो लगता है कि भाई सहयोग कर दो, लेकिन उस स्थिति में जब आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो ये जो अलाई हैं 2014 से बहुत सारे अलाई कंटिन्यूड हैं। कुछ लोग गए जिनकी अपनी अपनी अलग तरह की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन उससे ज़्यादा लोग जुड़े। जैसे नीतीश कुमार की आप बात कर रहे थे, नीतीश कुमार मतलब एक बीजेपी स्ट्रेंथ के पोजीशन में नीतीश कुमार से हाथ मिलाई। उनको जितनी सीटें वो पहले दी थी 2019 में या उसके पहले जो सीटें थी उतनी सीटें उनको गठबंधन में चुनाव लड़ने को दी। इन सब बातों के बावजूद कि नीतीश कुमार जी की प्रामाणिकता गिर रही, उनका वो कम हुआ है, उनका बेस्ट ऑफ हेल्थ में इस समय में नहीं है, ये सब के बावजूद ये विश्वास की ही चीज़ थी कि उनको इतनी उन्होंने सीटें दी। ये बात बाकी जगह भी लागू होती है कि आप जो गठबंधन का अलाई है उसको आप दबा नहीं रहे, उसको आप उभारने का काम कर रहे हो, और आपको दोनों का जो म्यूचुअल सपोर्ट है साथ। तो इसमें इस समय में गठबंधन में जितने साथी हैं वो ऐसा मतलब एक संयोग कहिए और अच्छा संयोग है कि ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं सरकार में हैं, मतलब उसमें और सरकार चला रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे हलाई जो अचानक भावनात्मक वो देख करके, जैसे RLD चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया गया इस सरकार के द्वारा भारत रत्न का, वो मतलब चौधरी चरण सिंह जी का ही सम्मान नहीं था, वो पूरे इलाके का और पूरा किसान समुदाय, पूरा जाट समुदाय, पूरा लोग जो उनके अनुयायी हैं उन सब का था। तो जयंत चौधरी जब यहाँ आकर के जुड़े तो भावना से आकर के जुड़े, यहाँ कोई कंपल्शन किसी तरह की कोलिशन या उसकी चीज़ की बात नहीं थी, तो एक भावना से आकर के जुड़े। तो भावना के कारण उनका यहाँ भी आदर हुआ और उन्होंने आदर किया, मतलब बीजेपी का या मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का इन पर्टिकुलर। तो ये इस तरह का जो जहाँ जहाँ वो बना है गठबंधन, कहीं आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, कहीं और भी देख लीजिए, तो इस तरह से जब गठबंधन बनते हैं तो वो गठबंधन का एक अस्थायित्व होता है, एक मजबूती होती है, और गवर्नेंस के एक्सचेंज भी होंगे। यहाँ जो लोग आए हैं उन लोगों को मतलब तमाम तरह का एक काफ़ी बड़ा होराइजन मिलता है, काम करने का दायरा बदलता है, पॉलिसी वाली चीज़ों में इंटरवेंशन होता है, उसमें कई लोग सरकार में शामिल होंगे पॉलिसी इंटरवेंशन में। और एक इस तरह की सरकार में, मोदी सरकार जो दूरदर्शी सरकार है, जम करके काम करती है, तो वहाँ पे काम करने का एक अलग तरह का मतलब उनका एक अपना काम करने का वो भी काम करने का एक उनका मजा होगा कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर राज्यों की मैं बात करूं, क्योंकि चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए या नीतीश कुमार जी की, जाहिर सी बात है दोनों को अपने अपने राज्यों की जो आकांक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उसे पूरा करना, जो विकास के मुद्दे हैं उसको पूरा करना, एक बड़ा मुद्दा रीजनल पार्टीज के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में भी लंबे समय शासन किया है, और जिस संघीय व्यवस्था की हम बात करते हैं, जिस जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं की हम बात करते हैं, उनकी पूर्ति की जो बात की जाती है गठबंधन राजनीति में, वो चाहे बड़ा दल हो और उसके साथ क्षेत्रीय दलों का जो ग्रुप होता है, जो ब्लॉक होता है, उसकी बात की जाए, उस व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्या वो अनुभव कहीं ना कहीं काम करता है? देखिए, कल चुनाव नतीजे आए थे जी, और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे थे भाजपा मुख्यालय। वहाँ पर उन्होंने जो भी संबोधन दिया उसमें एक बात ये कही थी कि मैं सभी राज्यों को एक साथ लेकर चलना चाहता हूँ, जो ग्रोथ का जो हमारा पाथ होगा उस पर सभी राज्य आगे बढ़ें, हमारा ये प्रयास होगा। एक तो बात ये। दूसरी बात, हाउस के अंदर भी पिछले समय में आप देखते रहे होंगे कि जब भी ये सवाल उठाए जाते थे तो वो बोलते थे कि यार मैं तो 12 साल एक राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैं जानता हूं कि क्या समस्याएं हैं,
किस तरीके की समस्याएं आती हैं और इसलिए मैं उसे सुलझाना चाहता हूँ। नीति आयोग का जब गठन हुआ तो उसमें किस तरीके से मुख्यमंत्रियों को स्टेक होल्डर बनाना है उस पर काम किया। तो ये तो उनका आप समझ लीजिए कि एक उनके दिल के करीब है ये मुद्दा, क्योंकि बार बार उसका जिक्र करते हैं। जो मुझे लगता है कि किस तरीके की चीज़ें आएंगी आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि देखिए ये सब कोई इशू नहीं है कि कितने मंत्री बनेंगे, किसका ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये सब तो आपस में बैठते हैं और ये सारी चीज़ें सुलझती हैं। जो इश्यूज आएंगे ख़ास तौर से साउथ के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहता हूँ, वो तब आएंगे, वो स्पेशल स्टेटस की भी बात आप छोड़ दीजिए, वो भी बहुत बड़ा ये नहीं है। वो किस तरीके से एक राज्य को अगर कोई वित्तीय स्थिति में फंसा हुआ है तो उसको कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें सुलझ जाएंगे। वो जब डीलिमिटेशन और इसकी और फाइनेंस कमीशन के किस तरीके से ये होनी चाहिए, जब वैसी बातें आएंगी तब हो सकता है उस पर आपस में बैठ के चर्चा हो। लेकिन फिर वही बात है कि चूँकि एक लंबे कालखंड तक प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के रूप में जब राज करते रहे और यहाँ विपरीत सरकार थी, विपरीत सरकार ही नहीं थी बल्कि कई मुद्दों पर उनको घेरने की कोशिश होती थी, कई मुद्दों पर अलग थलग करने की भी कोशिश होती थी। जब ऐसे माहौल में थे तो वो जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री की तड़प क्या होती है, कि कैसे उसे समस्या से निकालना होता है। तो जब एक साथ ये जब सारे साथी बैठेंगे तो वो समस्याएं भी सुलझेंगी। इस पूरे कालखंड में मुझे लगता है 5 साल में गठबंधन के अंदर से कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं आएगा। कोई मुद्दा आएगा तो वही बार बार जो कि कल से शुरुआत हो चुकी है, अफवाह जी, ये इसका बाउंडर तेजी से रहेगा। ये चूँकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कल से कि जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि कोई बड़ा नेता भी आकर के आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल के जाएगा कि आप एक बार की घबराएंगे ये क्या हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें चलेंगे, आपसी गठबंधन में बहुत कोई समस्या नहीं खड़ी होगी। जी संजय जी, बात अगर मैं इंडी गठबंधन की करूं, क्योंकि इंडी गठबंधन की भी दिल्ली में बैठक हुई है, भावी रणनीति मंथन आगे की रणनीति पर इंडी गठबंधन भी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी अपने गठबंधन साथियों के साथ विचार विमर्श कर रही है। कांग्रेस की गठबंधन राजनीति को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई तरह के पहलू उस गठबंधन से भी उभर के सामने आते हैं। जिस तरफ आशुतोष जी इशारा कर रहे हैं, लगातार चर्चा उस तरह की सुनने में आती हैं। कांग्रेस की गठबंधन राजनीति जो इंडी गठबंधन की राजनीति है, उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें कई दल ऐसे हैं जो साथ इंडी गठबंधन में तो हैं लेकिन राज्यों में आमने सामने चुनाव लड़े हैं। देखिए, बहुत सही आपने सवाल पूछा है। जब ये सवाल आप कहीं कहिए तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहते हैं हमने बहुत बड़ा दिल रखा है, हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है। वहाँ पे कई बार मजबूरी हो जाती है। देखिए, कोई भी पार्टी अपने साथ सेक्रीफाइस वहीं तक करती है जहाँ तक उनको मतलब लगता है कि हम कर सकते हैं। जी कांग्रेस के संख्या उनकी दुगनी हुई है। अब समस्या लेकिन यह है कि वो इस तरह का एक हाव भाव कल से प्रतीत हो रहा है जैसे चुनाव एनडीए अलायंस नहीं जीता है, चुनाव इंडिया अलायंस जीत गया। और उनका पूरा सपोर्ट ग्रुप एकदम मतलब चेहरे पे मुस्कान है, हंसी है, खुशी है, तालियां हैं, ढा दिया, गिरा दिया, हरा दिया, ये हो गया, वो हो गया। अब समझ में नहीं आता कि दो चीज़ है। ये हमने 14 में भी देखा था, 14 में दूसरे रूप में देखा था। उस रूप में ये दिखता था कि अरे वोट परसेंटेज उनका क्या है। अच्छा, भूल गए कि पिछले 70 साल से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की प्रणाली, जिसको ज़्यादा मत मिले वो जीत गया, मतलब यही प्रणाली है हर क्षेत्र में। तो इस बार मतलब वो 200 मुश्किल तब ये हुई कि एक बीजेपी ने अपना काफ़ी बड़ा स्टैंडर्ड सेट करके रखा था, वो हर चुनाव दर चुनाव करते हैं। तो उनका क्या है कि हम उस विद्यार्थी की तरह हैं जो कभी भी बिना डिस्टिंक्शन हम पास नहीं होंगे। अब तो डिस्टिंक्शन सब नहीं रहा, अब तो 95, 98, 99 मतलब परसेंटेज की बात होती है। लेकिन बहरहाल मतलब डिस्टिंक्शन में वर्ड वो एक ज़माने से वो प्रचलित है, वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। चुनाव जब प्रीपोल अलायंस में लड़े तो एक गठबंधन की जीत हुई, क्लियर मेजॉरिटी है, और तीसरी बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर के आ रहा है। दुनिया में गिने चुने कम है। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो नेहरू जी का प्रथम काल जो था तो वो तो एक मनोनीत हुए थे ना, वो भी किन परिस्थितियों में मनोनीत हुए थे वो कभी और चर्चा का विषय होगा। लेकिन जब आप कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो एक तो इंडिया अलायंस के अंदर जो आज शायद उद्धव ठाकरे नहीं आए थे जी,
जी, मतलब उस राजनीति के कद्दावर नेता हैं और लोग मतलब अगर ये जीत गई तो यहाँ कहाँ पहुँचेंगे, वो काफ़ी ऐसा कहा जा रहा है कि वो नाराज़ हैं। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट वो चल रही है कि वो नाराज़ हैं। तो उद्धव ठाकरे नहीं थे, ममता बनर्जी मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, ममता बनर्जी नहीं थी। ममता बनर्जी अब उस अलायंस में है या नहीं है, ये बहुत बड़ा, ये मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अलायंस में हूँ लेकिन दोनों के खिलाफ लड़ूंगी, मतलब कांग्रेस के भी और लेफ्ट के भी। वेस्ट बंगाल में ए राजा की पत्नी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं चुनाव, राहुल गांधी, दोनों आमने सामने हैं। जी में जो आ रहा है, दोनों एक दूसरे को, लेफ्ट को और कांग्रेस एक दूसरे को कह रहे हैं। सीएम को जेल भेजने की भी बात, जेल भेजने की बात कर रहे हैं, राहुल कर रहे थे। और ए राजा साहब आज मतलब इनके बगल में खड़े हैं, वो जेल भेजने की बात कर रहे हैं और सीताराम येचुरी बगल में वो कर रहे हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में जब आप कोई चीज़ लड़ के आते हैं, और एक चीज़ हाइप भी, अब तेजस्वी यादव और लालू यादव का लग रहा था कि बिहार में मतलब उन्होंने पूरा सुपरा साफ कर दिया। हाँ, अखिलेश यादव का काफ़ी अच्छा वो नतीजे लेकर के आए हैं, और स्वयं के लिए नहीं, कांग्रेस को भी उन्होंने बेनिफिट पहुंचाया है। वो तमिलनाडु में भी कांग्रेस को मतलब उनकी तरफ से काफ़ी पुश मिला है। लेकिन ये जो होती है कि हमने दिल बड़ा का, हमने 2 मीटिंग कर ली, ये जो मीटिंग आज कर रहे हैं, चुनाव के पहले अगर ये मीटिंगें करते या उनके कॉन्ट्रडिक्शन सॉर्ट आउट करते तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा था। अब कल का जो अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जहाँ पूरा गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी वो लोग बैठे थे, वहाँ से मैसेज क्या निकल के आ रहा था कि जैसे चुनाव हम जीत गए हैं, माने तभी वो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब बार बार ये पूछा गया कि आप आगे का क्या होगा, क्या आप उन लोग से बात करेंगे, चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से, तो उसका जवाब हैंगिंग छोड़ दिया गया ताकि आप स्पेकुलेट करते रहिए। एक समय वो था जब राजीव गांधी को 190 समथिंग सीट आई थी और उन्होंने कहा था कि हम विपक्ष की राजनीति करेंगे, हम अपने आप को, संगठन को मजबूत करेंगे, जो भी करना है वो करेंगे। मैं उनकी आज का दृष्टिकोण क्या है मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कोलिशन होती है और जो कोलिशन उन्होंने चलाया, उसमें तो यही कहा गया ना कि मजबूरी का मतलब कंपल्शंस ऑफ कोलिशन जो है, और किस तरह से वो सरकार चल रही थी, प्रधानमंत्री कोई और, कहीं और सरकार का कंट्रोल कहीं और, प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस बट नॉट इन कंट्रोल, जो कंट्रोल में है वो ऑफिस में नहीं है। तो ये इस तरह की वहाँ पे एक परंपरा है, एक दुविधा है। तो बाकी आज के उनके बैठक में, चूंकि उस बैठक के पहले एनडीए की बैठक हो गई और उसमें से एक प्रस्ताव निकल करके आ गया जी कि हम सभी साझी हो करके, राजी खुशी, जो भी मतलब मैं अलग तरह के शब्द में कह रहा हूँ कि हम राजी खुशी हो करके, सारे लोग सम्मिलित हो करके, लाई मिठाई खा करके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को तीसरी बार के लिए हम इनको लेकर के प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनादेश है उसके अनुरूप वो कर रहे हैं। तो ये वाली जो बैठक थी वो बैठक बेमानी होगी। पिछली आपने 1 तारीख को बैठक करी तो उस बैठक से पूरा भाव निकल करके क्या आया, क्या ईवीएम पे चौकीदारी करो, इसी के बारे में तमाम उल्टे तरह की बातें। अब इसी के बारे में कोई बात नहीं हो रही, ईवीएम के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो ये जो मसले हैं, ये हो सकता है कि तात्कालिक आपको बूस्ट मिल रहा हो, लेकिन लॉन्गर टर्म जब आप आगे जाएंगे तो फिर ये चीज़ें आपको नफ़ा नहीं करेंगी, नुकसान ही करेंगी। जाहिर सी बात है, जिस तरह का जनादेश आया है उसमें जो निष्पक्ष चुनाव की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश पूरी दुनिया में गया है। ना तो ईवीएम की छेड़छाड़ की बात अब हो रही है, ना किसी प्रकार की हेरा फेरी की बात हो रही है। जनादेश को चाहे कोई भी दल हो, लगभग सभी ने स्वीकार किया है। चुनाव आयोग का धन्यवाद किया है सभी दलों ने। आशुतोष जी, बात में गठबंधन सरकार की कर रहा हूँ, उस राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दर्शकों को भी वो गठबंधन की जो राजनीति है, जो गठबंधन की सरकारें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करके उन पहलुओं को सामने रखना चाहते हैं ताकि दर्शक इस बात को समझ सकें। क्योंकि इस देश में अगर 14 से पहले गठबंधन राजनीति, मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी, तो 14 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में लगातार सरकार को देश देख रहा है। दोनों सरकारें देश ने देखी हैं, और पॉलिसी पैरालिसिस की जो सवाल बार बार उठता था मनमोहन सिंह सरकार के समय में, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि गठबंधन राजनीति अगर हम दोनों दलों की देखें, बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में मनमोहन सिंह के समय में जो यूपीए गठबंधन था, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप सिर्फ एक बयान याद कर लीजिए जी। मनमोहन सिंह ने ही दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद उनसे सवाल पूछा गया था
कि आपने ऐसी ऐसी बातें कही थी, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? जी। तो मनमोहन सिंह ने बहुत लाचारगी के साथ कहा कि यू नो दिस इज़ अ अलायंस गवर्नमेंट, कि भाई अलायंस गवर्नमेंट हम चला रहे हैं, हम क्या करें। जी। ये मजबूरी वाला जो था, और वो पूरे उनके से ये जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात आई, ये जो 2G स्कैम की बात आई, वो क्यों आई? वो ये क्योंकि एक लाचारगी में चलाया जा रहा गठबंधन, मजबूरी है कि किसी भी तरीके से हमें सरकार में रहना है, तो चलो जैसा चलता है चलने दो। तो पता चला 2G स्कैम एक अलग हो रहा है, और वो 2G स्कैम अलग हो रहा है, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके जब आप इतने अगर कमज़ोर होंगे तो आपके सांसद आपके अधिनियम को फाड़ेंगे। और वो सांसद कौन थे? सब जानते हैं, वो राहुल गांधी थे, कि अपनी सरकार के मनमोहन सिंह कैबिनेट के फैसले को सरे बाजार फाड़ रहा है। इस तरह की घटनाएं हो रही थी। वो मजबूरी का जो एक कॉम्बिनेशन बना था, और हर बुधवार या एक कोई दिन तय हुआ था कि भाई सब लोग आइए, एक बार बैठ के चर्चा कीजिए। ऐसी वीकली मीटिंग करके आप सरकार चलाते हैं क्या? आप में अब इतना भरोसा नहीं पैदा हो पाया है कि आप अपने प्रधानमंत्री को एक जिम्मेदारी दे पाएँ कि ये आपको फैसला लेना है, आप लीजिए। और प्रधानमंत्री को इतना भरोसा आप पर नहीं है कि आप पे छोड़ें कि भाई तुम देख लो, इसको कर लो। ये स्थिति थी मनमोहन सिंह, सच्चाई यही है जी। और आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट थी वो किस तरीके से गिरी, सेकंड यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में किस तरह की घटनाएं संसद के अंदर हुई, वो ही सब ये कमजोरी वाला जो एक अलायंस होता है। 10 साल से यहाँ भी अलायंस चल रहा है। आप बताइए कि कहाँ ऐसा दिखा कि प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि यहाँ तो उल्टा आरोप लग रहा था कि प्रधानमंत्री बहुत मजबूती से काम कर रहा है, मतलब उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था, और वो फ़र्क इसीलिए था क्योंकि ये कंपल्शन का नहीं है। NDA 1 एक गठबंधन के साथ गया था चुनाव में, NDA 2 एक गठबंधन के साथ चुनाव में गया था, NDA 3 एक गठबंधन के साथ चुनाव में गया, बहुमत के साथ आया। एक पर्टिकुलर पार्टी का अंक आगे गया या पीछे गया नहीं है। यहाँ गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, पार्टी नहीं लड़ रहे थे। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने की जाहिर सी बात है, जब गठबंधन राजनीति की बात होती है, सरकारों की बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार का शासन भी देश ने देखा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA का शासन भी 2014 से देश देख रहा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये मुद्दा देश के सामने है, क्योंकि देश ने कांग्रेस की गठबंधन राजनीति को भी मनमोहन सिंह के समय में देखा है, और पॉलिसी पैरालिसिस का सवाल लगातार उठता रहा। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, उनकी सरकार की बात की जाए, तो बात चाहे 370 की हो, बात चाहे राम मंदिर की हो, GST की हो, या दूसरी ऐसी बड़ी योजनाओं की या फैसलों की हो, देश ने फैसले लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, एक तो जो पुराने यूपीए गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो देश ने एक वो भी रेडियो टेप्स भी सुना, जिसमें कोई कहीं बैठ करके सरकार में गठन कर रहा है और वही नहीं पोर्टफोलियो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कौन मंत्री बनेगा, कौन किसको इन्फ्लुएंस करेगा, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, वो पोर्टफोलियो मिलने से क्या नफ़ा नुकसान उसको होगा, ये भी एक दौर देश ने देखा है। उस दौर में ये भी बात की गई कि कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट का किसका कैसा सहयोग सरकार के साथ होगा, किस सरकार के साथ नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि एक जो अभी मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री का एक कद होता है, प्रधानमंत्री का एक वजूद होता है, लोग चुन करके भेजते हैं। ये उनका मसला था कि वो राज्यसभा में ही चुने रहना चाहते थे, उनकी मर्जी थी, उनकी पार्टी की मर्जी थी। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री ऑफिस में है और अपने कंट्रोल में नहीं है और वो चीज़ें कहीं बाहर जा रही है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो किताब है उसमें बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र है। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, मैं बाकी कहीं सुनी बात पे नहीं जा रहा हूँ। वो किताब एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए थे, माने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें तो प्रामाणिक होनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई खंडन कभी किसी तौर पर नहीं आया। दूसरी चीज़ ये है कि वो उसका खामियाजा उन्होंने भुगता 2014 में, जिस तरह का जनादेश मोदी को मिला जिस समय। और मोदी की एक खासियत है कि वो कहते हैं कि सपने पालो, मैं भी सपने देखता हूँ कुछ करने के,
एक व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रहे और वहाँ से उन्होंने इस तरह काम करके अपने काम के बूते पे प्रधानमंत्री बने। वो नॉमिनेटेड नहीं थे, पहला दोनों में डिफरेंस समझिए। वो सोनिया गांधी द्वारा नॉमिनेटेड मनमोहन सिंह थे। ये अपनी पार्टी ने पहले उनको कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने उस कैंपेन में, जिस समय 4 स्टेट चुनाव में जा रहे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उस समय दिल्ली भी साथ में गया था, बाद में दिल्ली ये हुआ, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को पूरी तरह झोंका, वहाँ जीत हुई। अमित शाह को उन्होंने, तब जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने यूपी का प्रभारी बनाया, वहाँ से इतनी सीटें लेकर के आए। तो दोनों में मतलब कोई कंपैरिजन वाली चीज़ नहीं है। या काम के आधार पे देख लीजिए, जिस तरह के तब काम हुए, तब आपको करप्शन के एक से एक केस, पॉलिसी पैरालिसिस के केस, बाकी तरह के सिचुएशन के केस वो दिखते थे। या इंटरनेशनल एरिना में जिस तरह का हमारा तब का पोजीशन था और अब का पोजीशन है, तो कोई कंपैरिजन वाली चीज़ अगर है तो मतलब स्केल काफ़ी डिफरेंट वो है। तो इसलिए लगता है कि ये तीसरा टर्म जो आएगा, लोग इसकी तरफ काफ़ी मतलब कहीं बीजेपी को अच्छे परिणाम नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए थे। कई बार चुनाव में ऐसा होता है कि आपको लगता है, या ग्राउंड पे अच्छा काम भी होता है, किन्हीं कारणों से उस तरह का जनादेश नहीं आता। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। लेकिन जब ये सरकार बन रही है, अब 8 तारीख को इसका गठन हो जाना चाहिए, तो 8 के बाद जो है मुझे लगता है कि जो रफ्तार पहले थी उसी रफ्तार से आगे काम जाएगा। आशुतोष जी, आप लंबे समय से बीजेपी कवर कर रहे हैं, आप दोनों ही लंबे समय से बीजेपी कवर कर रहे हैं। लगातार इस बात को कुछ लोगों ने उठाया, जनादेश की जो बात है, जिस प्रकार का जनादेश आया, अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत से अधिक सीटें हासिल की हैं। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो जो भी जनतांत्रिक गठबंधन में दल शामिल हैं, वो चाहे टीडीपी हो, नीतीश कुमार जी हो, जयंत चौधरी हो या चिराग पासवान हो, सभी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, वोट मांगा और जनादेश मिला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को भाजपा मुख्यालय में कहा भी अपने संबोधन में कि ये ऐतिहासिक विजय है बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार सवालों के बीच एक तीसरी बार बहुमत के साथ सत्ता में वापसी, आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, ये तो सच्चाई है कि भाई हर पार्टी की अपनी इच्छा होती है कि उसे और ज़्यादा संख्या मिले। इस पार्टी में भी था और इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता था। आप देखिए ना, इस 240 मार्क को आप ऐसे देखिए कि अगर ये नंबर 2014 में मिले होते तो आप क्या कहते हैं कि भाजपा हारी? क्यों? क्योंकि 206 पे उस समय चला रहे थे मनमोहन सिंह सरकार जी। पहली बार में तो उनके पास 147 ही था जी। दूसरी बार में 206 आया और बहुत बड़ा एक उल्लास और उत्साह का वातावरण बना था कि भाई कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ रही है, कांग्रेस जीत रही है, लोगों का जनादेश मिल रहा है। पहले तो देखिए आंकड़ों को आप किस तरफ बैठ के देखते हैं इस पर डिपेंड करता है जी। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जीत किसकी है और लड़ कौन रहा था। ये 400 का आंकड़ा किसके लिए था? जो बात कही गई ये बेसिकली था तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के। पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती हैं कि आप विपक्षी को कहाँ पर घेरते हैं, विपक्षी को कहाँ पर बांध कर छोड़ देते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए था। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा था किसके लिए? ये एनडीए के लिए था। एनडीए बहुमत में है। आप थोड़ा सामने से बैठकर किसी को चीज़ को देखेंगे, आप शीर्षासन कर रहे होंगे तब तो फिर 9 आपको 6 दिखेगा जी। वो वाली बात है। लेकिन संजय सिंह, जैसा आपने कहा कि बीजेपी को 240 सीटें जनतांत्रिक गठबंधन में मिली हैं, सबसे बड़ा और मजबूत दल बीजेपी अभी भी है, लेकिन जितने इंडिया अलायंस को सीटें मिली हैं 234 के आसपास, अगर देखा जाए बीजेपी की सीटें जितनी सबको मिला के भी नहीं मिली हैं उससे कम। लेकिन खुशी, जिस तरह का जश्न कांग्रेस मना रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जश्न मनाने पे तो किसी का रोक नहीं है जी। अब मुश्किल ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने बड़ी तैयारी करके परीक्षा दी और आपको लग रहा है कि मुझे ये टॉप पोजीशन मिलना चाहिए, मेरे जो अंक हैं वो 98% आने चाहिए। आपको 90% आया, 80% आया, जो भी आया, आप कहीं भी कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आपको लगता है यहाँ होना चाहिए, ये मेरा रैंक आया, हो तो गया, किसी में एंट्री हो गई, आप हो तो गया। हम फिर से जो चाहते थे परीक्षा में पास होना, ये पद या जो भी आप चाहते हैं किसी एग्ज़ाम के तहत, वो मिल गया।
कोई और जो है जिसको भरोसा ही नहीं कि हम ठीक से पास हो पाएंगे, अगर वो पास हो जाता है, कई मैंने ऐसे उसे 33 नंबर आ जाए, मैंने ऐसे लड्डू मिठाई खाए हैं कि पास हो गया, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया तो टर्म है, लेकिन मैंने ऐसे लड्डू मिठाई खाए हैं कि पास हो गया, और कोई है कि उसको 90% पे भी सर झुका करके वो बैठा हुआ है, क्या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रोते गाते बच्चों को मैंने देखा है। तो ये उसी तरह का एक सिचुएशन है कि यहाँ पे आपको भरोसा ही नहीं था कि यहाँ हो सकता है किसी कारण से वो हो गया या बाकी जो भी हो गई, तो आपको लग रहा है हमने हरा दिया। कांग्रेस की एक और खूबी है, वेस्ट बंगाल में उनकी संख्या 0 हो गई थी पिछले असेंबली इलेक्शन में, लेकिन वो बहुत खुश थे कि बीजेपी हार गई। तो अब इस पे क्या कहिएगा, उस समय तो कोई इंडिया अलायंस नहीं था, वो तो फुरफुरा शरीफ सीपीएम मतलब लेफ्ट फ्रंट और उसके साथ चुनाव लड़ रहे थे। दिल्ली में पिछले बार विधानसभा के चुनाव में सब फिर से कांग्रेस को 0 आई और फिर से आम आदमी पार्टी जीत गई, फिर भी वो खुश थे कि भाजपा हार गई। यहाँ भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है, वो खुश है कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आई, 303 वाला या 400 पार जो कह रहे थे, 303 के ऊपर नहीं आया, मतलब स्वयं बहुमत नहीं मिला। वो आपको सारे जो गठबंधन बनाए भाई उससे मिला करके उस ज्यादा पे बैठा हुआ है, उसकी थाल में उससे ज्यादा है। एक चीज जोड़ देता हूँ इसमें संजय जी कि भाई कांग्रेस के नेता की ओर से कुछ चीज़ें लोगों को बताई जा रही थी, आज की घटना है, और उसमें ये बताया जा रहा था कि भाजपा देखो 9 राज्यों में इसका खाता नहीं खुला। कहाँ? नागालैंड में नहीं खुला, मिजोरम में नहीं खुला, सिक्किम में नहीं खुला, इस तरीके से 9 राज्य गिनाए गए। तमिलनाडु भाजपा का अभी मजबूत गढ़ है भी नहीं, लेकिन ठीक है। कांग्रेस इस चीज़ को नहीं महसूस करना चाहती है कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहाँ की कांग्रेस सत्ता में रही है, पिछली बार अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुए हैं और सत्ता में आने का दावा कर रही थी, उस राज्य का जो सबसे बड़ा लीडर है वो खुद अपने बेटे को नहीं जिता पा रहा है। उत्तराखंड जहां भाजपा सत्ता में रही वहां नहीं, हिमाचल जहां भाजपा सत्ता में है वहां भी लगातार, और दिल्ली। अब अगर आप आत्ममंथन नहीं करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, आंकड़ों को देखने का अपना नजरिया हो सकता है, कांग्रेस इस बात पर संतोष कर सकती है, उसकी कुछ सीटें बढ़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत से अधिक सीटें हासिल कर जीतकर एक इतिहास रचा है। जाहिर सी बात है, सरकार बनाने की एनडीए ने तैयारी शुरू कर दी है और एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति के साथ नेता चुन लिया गया। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।